हेलो गाइस, तो आज हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास साइंस चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो सबसे पहले हम जानते हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो जिस भी अभिक्रिया में कोई नया पदार्थ बनता है जिसके नए गुण हैं तो वो एक रासायनिक अभिक्रिया होगी। अब हमें देखना है ये अभिकारक और उत्पाद। अभिकारक उत्पाद क्या होते हैं? तो जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं वो अभिकारक होते हैं और जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में बनते हैं वह उत्पाद होते हैं। उदाहरण के लिए रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण हैं भोजन का पाचन, श्वसन, लोहे पर जंग लगना, मैग्नीशियम फीते का जलना और दही का बनना। अब रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण, यानी कि जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसके साथ क्या क्या परिवर्तन होते हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा अवस्था में परिवर्तन। जैसे कि अगर कोई भी हमारा मान लो कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी पदार्थ है, वह अपनी स्टेट बदल देता है, यानी अपना अवस्था बदल देता है। जैसे कोई द्रव है तो वो द्रव है तो हो सकता है वो ठोस बन जाए या फिर वो गैस बन जाए ऐसे। तो वो अवस्था में परिवर्तन होता है। और रंग में परिवर्तन, तो उसके रंग भी बदल जाते हैं कई बार। और तापमान में परिवर्तन होता है और गैस का उत्सर्जन होता है। रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करना, तो रासायनिक अभिक्रिया को हम दो प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। एक है कंकालीय समीकरण द्वारा और एक शब्द समीकरण द्वारा। तो अब हम देखते हैं पहले रासायनिक समीकरण होते क्या हैं। रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक या अभिकारक और उत्पाद के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। यानी कि जो हमारी शब्द समीकरण होते हैं उसमें क्या करते हैं, शब्द समीकरण में हम लोग जो हमारे रासायनिक पदार्थ होते हैं उनके रासायनिक सूत्र लिखते हैं। शब्द समीकरण में उनके नाम लिखते हैं। जैसे कि हम उदाहरण ले लेते हैं, ये मान लो ये Fe क्या होता है? लोहा। तो हम लिखेंगे लोहा प्लस जल एरो और उसके बाद फिर लौह ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो हम इस प्रकार से लिखते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियों में ताप, दाब, उत्प्रेरक तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। यानी कि जो ये सब चीज़ें होती हैं, ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि जो होते हैं, वो ये वाला जो तीर होता है यहाँ सेंटर में, ये देखिए ये वाले तीर के ऊपर दर्शाए जाते हैं, ऊपर या नीचे लिखे जाते हैं। अब हमें लिखना है, हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। तो रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित हम क्यों करते हैं, सबसे पहले ये जानना है। तो इसको संतुलित करने की एक वजह होती है द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करना। क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है? द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश। तो रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। तो जब हमारी रासायनिक अभिक्रिया होती है, यानी कि अभिकारक जो होते हैं उनकी और उत्पाद जो होते हैं उनकी जो हमारे परमाणु होते हैं वो समान होने चाहिए। तो इसलिए हम करते हैं। अब हम सीखेंगे कि इसे कैसे संतुलित करना है। तो हमें एक दे रखा है एग्जाम्पल के तौर पर समझाने के लिए। यहाँ पे एक हमें ये दे रखा है समीकरण। यहाँ ये कंकालीय समीकरण है, हमें इसे एक संतुलित समीकरण बनाना है। तो Fe प्लस H2O एरो Fe2O3 प्लस H2 ये हो गया। और अब हमें इसे संतुलित करने का दूसरा, अब देखिए चरण 2 में क्या है, हमने इनके परमाणु जो हैं उनकी संख्या लिख ली। अब लिख ली तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये इक्वल नहीं है,
तो दैट्स मीन्स कि जो हमारे परमाणु संख्या है वो इक्वल नहीं है, यानी कि परमाणु ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट नहीं कर रहा है। तो हमें इसे ठीक करना होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसे मल्टीप्लाई करते हैं। किससे मल्टीप्लाई करेंगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ ऊपर थोड़ा सा गलत रखा है तो यहाँ आते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या किया गया है। पहले एफ में यहाँ पे हमारा कितने, पहले हाँ ये एफ कितना था, यहाँ पे एफ 3, ठीक है। यहाँ वाले में प्रॉब्लम है इसलिए यहाँ ध्यान मत दीजिएगा। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमारा एफ 3 था, ठीक है, जबकि इधर तो 1 है, इस साइड पे 1 है और इस साइड पे 3 है। तो अब ये इक्वल नहीं है, तो हमें इसे इक्वल करने के लिए इस वाले एफ में 3 मल्टीप्लाई करना पड़ा, ठीक है। तो एफ में 3 मल्टीप्लाई और इसमें इधर H2O की H की संख्या कहाँ है, कितनी है, 2 है। और यहाँ पे इधर कितनी है, नीचे यहाँ पे H की संख्या कितनी है, आगे में देखो 2 है और इधर भी 2 है। लेकिन यहाँ पे O की संख्या 4 है, जबकि यहाँ तो O की संख्या 1 ही है। तो हमें O को 4 करने के लिए यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई करना है। अब 4 मल्टीप्लाई किया तो 4 मल्टीप्लाई होने के बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये H O तो 4 हो गया, O इक्वल हो गया, हमारा 3 इक्वल हो गया। लेकिन अब H2 में प्रॉब्लम आ गई, जो पहले इक्वल था वो कितना हो गया, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 4 है, मल्टीप्लाई हुआ है तो ये यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करिए 8 हो जाएगा, यानी H हो गया हमारा 8। और लेकिन इधर तो 2 ही है तो हम यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा संतुलित समीकरण, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया जहाँ 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं वो संयोजन अभिक्रिया होते हैं। इसे उदाहरण से समझते हैं, जैसे कोयले का दहन। अब देखो कोई भी चीज़ जब जलती है तो ऑक्सीजन होना तो ज़रूरी है। तो यहाँ कोयला क्या होता है, कोयला यानी कार्बन यानी C+O2 यानी कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन, क्योंकि जब जलता है कोई भी चीज़ तो ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, तो फिर ऑक्सीजन मिलता है तो यहाँ पे हमारा बनता है CO2, ठीक है, जो कि गैस की फॉर्म में है और कार्बन ठोस की फॉर्म में है। तो सबको पता होगा कोयला ठोस होता है। अब यहाँ हम देख लेते हैं एक और, चलो अब आगे बढ़ते हैं फिर। तो अब यहाँ पे एक और चीज़ आ गई, ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया। और हमारी इस चैप्टर में एक और चीज़ है, ये ऊष्मक्षेपी और दूसरी ऊष्मशोषी है। तो इसमें ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो मैं कन्फ्यूज़न क्लियर करता हूँ। ऊष्मक्षेपी जो होता है वो होता है जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है। देखो इसे एक तरीका और है इसे समझने का, देखो ऊष्मशोषी का है, ऊष्मशोषी अभिक्रिया। शोषिका का मतलब होता है शोषण करना, शोषण करना मतलब ग्रहण करना, ग्रहण करना। तो यहाँ पे ग्रहण करने का हो रहा है यानी ऊष्मा ग्रहण करना, यानी कि जो भी अभिक्रिया ऊष्मा को ग्रहण करेगी वह ऊष्मशोषी अभिक्रिया होगी, और जो ऊष्मा को उत्सर्जित करेगी वो ऊष्मक्षेपी। तो फिर यहाँ पे कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, और ये दोनों आपके सपोर्ट मटेरियल एनसीईआरटी दोनों में ये दोनों मिल जाएंगे, तो इन दोनों को रिवाइज कर लेना, ये पेपर में पूछे जाते हैं कई बार। तो अब हम पढ़ने वाला है सेकंड, जो कि है हमारा वियोजन अभिक्रिया। अब वहाँ पे संयोजन था तो उसमें जुड़ रहा था, यहाँ वियोजन है तो टूटेगा, सिंपल है, टूटेगा। तो इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाते हैं। तो अब इसमें देखते हैं, इसके पता है इसके 3 टाइप्स होते हैं, ऊष्मीय वियोजन, विद्युत वियोजन और प्रकाशीय वियोजन। तो हम पहले पढ़ेंगे ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन क्या है, ऊष्मा साफ साफ पता चल रहा है, ऊष्मा से जो वियोजन हो वो ऊष्मीय वियोजन। तो इसके उदाहरण हम देख लेते हैं एक। तो फिर यहाँ पे हमने सबसे पहला हमारा उदाहरण लेते हैं, यहाँ पे है 2FeSO4 और फिर लाइन ऊष्म, फिर एरो, फिर है Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। तो अब यहाँ पे क्या था, देखो जो फेरस सल्फेट था पहले हरे रंग का, वो ऊष्मा पड़ने पर फेरस ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड में बदल गया, और जो हमारा फेरिक ऑक्साइड है वो भूरा काला रंग का हो गया, जो पहले हरे रंग का था वो भूरा काला हो गया, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा इसका दूसरा पार्ट जो था विद्युत वियोजन, अब हम पढ़ने वाले हैं। तो इसका भी सिंपल मतलब है विद्युत से जो वियोजन हो गया वो विद्युत वियोजन। तो ये इसका आपने पहले भी एक्सपेरिमेंट किए होंगे, और यहाँ पे भी एक एक्सपेरिमेंट दे रखा है। यहाँ पे एक हमने मग ले लिया है,
और मग में हमने प्लास्टिक का मग है और इसमें हमने 2 एनोड और कैथोड डाल दिए हैं और उसके ऊपर हमने लगा दिए हैं प्रखनली और मग में आधा पानी भर रखा है और 6 वोल्ट की एक बैटरी ली है। और एनोड सबको पता होना चाहिए प्लस होता है, कैथोड माइनस का। तो फिर कैथोड, तो फिर हम यहाँ पे अब ले लिए रबर स्ट्रॉप और यहाँ लगा दिए और कैथोड एनोड ये रहे। अब हमें देखना वाली यहाँ बात है कि जो पानी है वो जब बिजली प्रवाह होगी यानी विद्युत, तो फिर ना सबसे बड़ी बात ये वियोजित होता है। तो कैसे होता है, हमारा जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन जो हमारे होते हैं वो होते हैं प्लस आयन, तो वो किस साइड जाएंगे, नेगेटिव की तरफ। यानी कि जो पॉजिटिव आयन होते हैं वो नेगेटिव की तरफ जाते हैं। यानी कि H प्लस होता है हमारा, H प्लस आयन होता है हाइड्रोजन में। तो हाइड्रोजन किस तरफ होगा, कैथोड की तरफ, एनोड की तरफ। सिंपल है, कैथोड की तरफ। तो ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, एनोड की तरफ। यानी कि ये जो हमारा इस साइड वाला है, राइट हैंड साइड वाला, वो है हमारा हाइड्रोजन और लेफ्ट हैंड साइड वाला ऑक्सीजन, जो बबल्स बन रहे हैं ना ये, ठीक है। और अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हम समझ चुके हैं कि ये कैसे हुआ है और या अब हम आगे बढ़ेंगे। तो देखो, प्रकाशीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन जो सीधा है सूर्य के प्रकाश से जो पदार्थ या फिर अभिकारक वियोजित हो जाता है वो भाई फिर मतलब बहुत ज़्यादा, उसके अंदर जो बॉन्ड बना था वो बहुत कमज़ोर था, ये समझ जाओ, ठीक है। बॉन्ड के बारे में हम आगे पढ़ेंगे हैं अगले चैप्टर में। तो फिर अब हम इस यहाँ पे ध्यान देते हैं प्रकाशीय वियोजन। तो प्रकाशीय वियोजन सबको पता है, सूर्य के प्रकाश से जो उपस्थिति में वियोजित हो गया वो प्रकाशीय वियोजन। तो इसके उदाहरण है 2AgCl, सूर्य का प्रकाश उसका 2Ag + Cl2, ठीक है। यानी कि सूर्य का प्रकाश पड़ने पे वो भागों में बट गया और यही होगा AgBr के साथ, यानी कि सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड के साथ, दोनों के साथ यही होगा। और यहाँ पे एक और चीज़ बता दूँ मैं, सिल्वर क्लोराइड जो होता है और सूर्य के प्रकाश के धांसू रंग में बदल जाता है। इस अभिक्रिया का जो यूज़ होता है ना वो कहाँ पे होता है पता है, जो हमारी ब्लैक एंड वाइट फोटोज़ हुआ करती थी उसमें किया जाता था इसका यूज़, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ऊष्मीय अभिक्रिया, अब ये ऊष्मीय अभिक्रिया किस चिड़िया का नाम है भाई, हमें तो पता ही नहीं है। तो ऊष्मीय अभिक्रिया वह अभिक्रिया ऊष्मीय अभिक्रिया बनो, सॉरी गाइस, ऊष्मशोषी अभिक्रिया। तो अभी हम इसके बारे में मैंने थोड़ी देर पहले तुम्हें बता दिया था कि ऊष्मशोषी अभिक्रिया यानी जो ऊष्मा को ग्रहण करें, ठीक है। जिसको उस वक्त समझ नहीं आया था वो वीडियो को रिपीट कर सकता है। और अब हम पढ़ने वाले हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन से हमें क्या समझ आता है, यानी कि कोई चीज़ विस्थापित हो रही है। तो फिर इन अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील जो तत्व होते हैं वो कम अभिक्रियाशील तत्वों को हटा देते हैं, विस्थापित कर देते हैं। तो यहाँ पे हो जाती है नोबिता और जियान वाली बात। तो जियान जो है वो ज़्यादा ताकतवर है, यहाँ पे जो जियान है वो है Fe और जो नोबिता है वो है Cu। तो अब वो सल्फ़र के साथ था और फिर जियान आया और उसको मार पीट के भगा दिया, वो बगल में खड़ा। अब जियान जो है वो सल्फ़र के साथ है। तो ऐसे भी आप समझ सकते हो, यानी कि जो ज़्यादा ताकतवर होगा वो उसको हटा देगा, यानी ज़्यादा अभिक्रियाशील होगा, ठीक है। अब आता है हमारा द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन और द्विविस्थापन में बीच कभी कंफ्यूज मत हो ना। द्विविस्थापन से समझ आ रहा है हमें सीधा दो चीज़ें जो विस्थापित होंगी, दो विस्थापित होंगी, मतलब कि एक दूसरे के जगह बदल जाएगी। जिस अभिक्रिया में उत्पाद का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। तो इसका ये डेफिनेशन है, याद कर लेना। और यहाँ पे हमें एक क्रिया दे रखी है जो है N2SO4 होगा, ठीक है, प्लस BaCl2 एरो BaSO4 प्लस NaCl। तो हमने यहाँ क्या देखा, पहले Na2SO4 के साथ था। यहाँ पे गाइस, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे SO4 होगा, SO2 बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो Na2SO4 सोडियम सल्फेट था ये, हाँ। फिर भाई जो Na था, यहाँ देख रहे हैं हम Cl के साथ आ गया और BaSO4 के साथ आ गया, यानी Na और Ba ने अपनी अपनी जगह बदल दी, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे लिए एक लाइन लिखी गई है, बेरियम सल्फेट SO4 सफ़ेद अविलय अवक्षेप निर्माण होता है, इसलिए इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं।
अब भाई ये याद कर लो, अवक्षेपण अभिक्रिया होती क्या है? जिसमें अवक्षेप का निर्माण होती है वो अवक्षेपण अभिक्रिया होती है। और यह जो हमने अभी ये अभिक्रिया देखी, ये वाली, ये जो अभी हमने पढ़ी है द्विविस्थापन में, ये मेरे पास अभी भी यहाँ पे मार्कर यूज़ नहीं कर सकता मैं, इसलिए 1 मिनट ट्राई करता हूँ। चलो, नहीं हो रहा है, हो गया शायद। गाइस अगर मैं ऐसा करता हूँ तो वीडियो लंबी हो जाएगी, तो हम इसको बाद में करेंगे। बैक कर देता हूँ मैं। ओके, तो हम बुरे फंस चुके हैं, तो मैं वीडियो को अभी ऑन करता हूँ थोड़ी देर में, अभी पॉज। हाँ, तो अब ये ठीक हो चुका है गाइस, तो अब हम दोबारा वीडियो चालू करते हैं। तो ये वाली जो है, मैं ऐसे ही आपको बता दे रहा हूँ, ये वाली जो है ये याद कर लेना, ये एक अवक्षेपण अभिक्रिया है। ठीक है, पूछा जा सकता है ये कौन सी अभिक्रिया है। हाँ, तो अब हमारा आता है उपचयन एवं अपचयन। और हाँ, ओ नो, बैंड बज गई। ओके, तो गाइज हम दोबारा आ गए। तो अब हमारा आ गया उपचयन एवं अपचयन। तो इसमें भी कन्फ्यूज़न होता है, इसमें कन्फ्यूज़ होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। उपचयन यानी कि कोई जुड़ क्या रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है। ठीक है, तो उपचयन यानी कि उप का मतलब ये अच्छी सी फीलिंग आती है, यानी कि कुछ अच्छा हो रहा है। उप तो फिर ठीक है, तो उपचयन यानी कि ऑक्सीजन जुड़ रहा है। ठीक है, तो उपचयन जब होता है जब किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन कम होता है। ठीक है, और फिर अपचयन होता है जब किसी चीज़ में ऑक्सीजन अलग होता है। ठीक है, ऑक्सीजन अलग हो जाता है, उसमें अपचयन होता है। और हाइड्रोजन या फिर बढ़ जाता है तो भी अपचयन होता है, यानी इसमें बिल्कुल उल्टा हो जाता है। तो फिर अब हम आगे बढ़ते हैं। दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया का प्रभाव। तो दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया का क्या प्रभाव होता है? यहाँ पे बहुत सारे प्रभाव होते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे 2 दे रखे हैं। सांचरण एवं विकृत गंधिता। सांचरण क्या है? जब कोई धातु ऑक्सीजन, आर्द्रता, अम्ल आदि के संपर्क में आ जाता है, तो जिस धातु के ऊपर ऊपरी परत जो होती है कमज़ोर सांचरित हो जाती है। जैसे लोहे की वस्तु पर जंख लगना, चांदी के ऊपर काली परत, वह तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना सांचरण के उदाहरण है। यशोलेपन, विद्युत लेपन और पेंट करके सांचरण से धातुओं को बचाया जा सकता है। और अब हमारा आता है विकृत गंधिता। वसायुक्त या तेलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाती है, इनके स्वाद व गंध में परिवर्तन हो जाता है, इसे विकृत गंधिता कहते हैं। ये कुछ भी नहीं है, बस तुम्हें याद होगा कभी कभार तुम्हारे घर में मट्ठी बनती है, नमकीन बनती है, वो कुछ दिनों बाद ना वो बिल्कुल वैसी हो जाती है, वो हार्ड नहीं रहती, सॉफ्ट हो जाती है। तो यही विकृत गंधिता है। ठीक है, और इसे रोकने के लिए क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो ये होता किसकी वजह से? ऑक्सीजन की वजह से। तो इसको हम ऐसे बर्तनों में रख सकते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन ना हो, या फिर हम जैसे चिप्स वगैरह को तुम्हें पता होगा कौन सी गैस पैकेट में डाली जाती है, उसके नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन गैस क्या है? एक प्रति ऑक्सीकरण गैस है। ठीक है, तो हम ये 2 काम कर सकते हैं, और एक शीतलन द्वारा। ठीक है, शीतलन द्वारा भी इसे रोका जा सकता है। तो अब ये क्वेश्चन से कुछ हमारी सपोर्ट मटेरियल में दिए गए, तो इन सबको सॉल्व करने की कोशिश करना। ओके, बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी तो फिर वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और कीप स्टडी। ओके, बाय बाय।